इन सबसे पहले अभी मनु सिंह जी के पास चलते हैं, पर्यावरणविद हैं। मनु सिंह साहब, बहुत दिनों बाद मेरे शो में आपके साथ आज बैठना हो रहा है और आज विषय इतना गंभीर है। फिर एक बार आपकी आवश्यकता पड़ रही है ये समझने के लिए कि या तो पर्यावरण के ऊपर होने वाली तमाम बातें खोखली हैं, उसके ऊपर होने वाले तमाम सेमिनार, उन सेमिनारों से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन सेमिनारों को कर करके कई लोग अरबपति हो गए। पर्यावरण के ऊपर सेमिनार करते करते कई करोड़पति हो गए इस देश के अंदर, और पर्यावरण की हालत क्या है वो हम जान रहे हैं। और अब इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या बिल्कुल नॉन सीरियस ढंग से इसको डील किया जाता है? क्या पर्यावरण जैसा विषय इस तरह के मुद्दों का केंद्र है ही नहीं, या क्या मसला क्या है? बहुत कचोट भी है अंदर ये जानकर। ये भी तस्वीरें भी हम देखते हैं, लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, पर्यावरण को अंधाधुंध नुकसान हो रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं इन चीज़ों पर। इस पूरे प्रकरण को, बजरी खनन के प्रकरण को पर्यावरण से जोड़कर जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बजरी हो चाहे पत्थर का खनन हो, राजस्थान में खास तौर पर मैं अपनी राय अगर रखूं तो मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि हम कहां जा रहे हैं। अभी आप ही का शो था शायद, जब हमने सरिस्का में देखा था कि सरिस्का में जो कोर एरिया है वहां पर खनन चल रहा था। यहाँ धौलपुर के पास में घड़ियाल का जो अभयारण्य है 97, तो वहां बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। घड़ियाल होते हैं, ऊदबिलाव वहां पर है, विदेशों से पक्षी वहां आते हैं। उसको बिल्कुल चीर कर रख दिया गया है। और अगर हस्तक्षेप कोई अधिकारी करता है, पुलिस वाला करता है, आम लोग करते हैं, तो उनके खिलाफ आप देख ही रहे हैं, आप तो विजुअल्स दिखा रहे हैं क्या होता है। अब आप भी ये बात सोचिए, और राजनीतिक चेतना को भी ये बात सोचनी चाहिए कि ये क्या, ये बिना राजनीतिक मिली भगत के हो सकता है क्या? अब भाजपा की सरकार है, उससे पहले दूसरी कांग्रेस की सरकार थी, कहीं नहीं रुका। इन लोगों पर कोई लगाम नहीं लगाई गई, ना इन पे नकेल कसी गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हम खुद ये जानते हैं, पिछले साल हमने देखा था कि राजस्थान में ही पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने क्या तांडव करा था। उसके बाद वर्षा ऋतु कैसा रहा। हम जानते हैं कि राजस्थान के सिर्फ 4 शहर ऐसे हैं जहां जो आज वायु प्रदूषण के मापदंड के हिसाब से ठीक ठाक स्थिति में। बाकी हर शहर जो राजस्थान का है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से 10 लाख लोग जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं। कल ही रिपोर्ट आई है कि 12 साल जो है एक व्यक्ति की आयु कम हो जा रही है। ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े, इसके सामने सब, चाहे आतंकवाद हो चाहे कुछ हो, सब बहुत गौण है, बहुत छोटा है, बहुत बौना है। इससे बड़ी समस्या पूरे विश्व स्तर पे हम नहीं झेल रहे। ऐसे समय हम ना किसी खनन, किसी भी प्रकार के खनन माफिया, बजरी माफिया को हम रोक नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया है, बार बार रोक लगाने की कोशिश चली है। और सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है ना, ये अवैध खनन है, इससे क्या सरकार को चोट नहीं पहुंचती? लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि जल, जमीन, पशु को छोड़िए, इंसानी जान की भी कोई कीमत नहीं है। इंसानी जान तो छोड़िए, अधिकारियों की जान को भी किस प्रकार, अभी जनवरी में एक वहां पर पुलिसकर्मी को मारा गया, उसके बाद फरवरी में वन अधिकारी को मारा गया। तो ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि राजस्थान जैसा इलाका जो माता अमृता देवी का इलाका है, जहां लोगों ने जान दी है, जहां पूरे विश्व को पर्यावरण का अगर सबसे पहले पाठ पढ़ाया गया तो इसी इलाके में पढ़ाया था, वहां पर ये सब कैसे हो पा रहा है? मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पा। यही समझने का प्रयास काफी सालों से बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई देती हैं और कभी कभी लगता है कि मामला बहुत ही सीधा है, सब कुछ सरल है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे होती हैं चीजें और कौन किसके संरक्षण में ये चीजें होती हैं। कभी कभी समझने में तो मैं एक बात और कहूंगा, अगर बुलडोजर यूपी में चल सकते हैं, राजस्थान में भी चले हैं, तो इन लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता?
अगर अगर आपको किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है और साथ ही साथ आपको उनको न्याय के अंदर लाना है, तो आपको चाबुक तो चलाना पड़ेगा। आप ठीक बात है। सरकार है, आप कर सकते हैं, आप तुरंत चाबुक चलाइए, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों से के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाने वाले, सब कुछ तबाह हो जाए। तभी मैं कह रहा हूं ना कि बड़े जो राजनीतिक पावर हैं, जो पॉलिटिकल पावर हैं, उन्हीं के संरक्षण से ये संभव है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सोच के लगता है कि मामला बहुत क्लियर है भाई, अब इस पे विषय डिस्कशन का विषय नहीं, अब तो सीधा सवाल यह है कि क्यों है वो पॉलिटिकल संरक्षण। और कभी कभी ऐसा लगता है जब उनके बयान सुनते हैं तमाम नेताओं के, अधिकारियों के, वो कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, अब पीला पंजा चला देंगे, अब उस बड़े आदमी पे कार्रवाई होगी, तो सुन के लगता है कि नहीं, लगता है कि सरकार के सामने भी कुछ मुश्किलें हैं, ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को डील कर रहे हैं, शायद कुछ सालों के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन अब साल दर साल बीत रहे हैं और एक बड़ा रिसोर्स जो है वो खत्म होता जा रहा है हमारा। जी, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और मैं दोबारा से वही बात कहूंगा जो मैंने पहले कही कि भाई प्राणियों की बात तो हम तब करेंगे, मैंने बोला सरिस्का हो चाहे ये घड़ियाल की अभयारण्य हो, वहां पर तो तब पहुंचेंगे जब हम अपने पुलिस अधिकारियों को ही नहीं बचा पा रहे हैं इन माफिया से, तो हम वहां तक तो डिबेट मुझे नहीं लगता कि जाएगी। और आपने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि इसी कमरों में बंद ही रह जाती है पर्यावरण की डिस्कशंस, और इसीलिए मैं खुद अब वो सब डिस्कशंस करना बंद कर दिया है। मैं जब तक जमीन पे कार्य नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। नहीं तो जैसा भारत करता आ रहा है कि पूरे विश्व में जाके बोल देता है हमारा फॉरेस्ट बड़ा है, क्या कहते हैं, जो प्लांटेशन है उसको फॉरेस्ट में जोड़ के बार बार बढ़ा के दिखाता रहता है, भाई लूट के हम आ जाते हैं। नहीं तो मनु सिंह साहब, क्या एनजीटी के दायरे से बाहर है ये पूरा मामला? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कराया है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये वो संस्था है एनजीटी, ये तो कई हजारों करोड़ के केस तो इन्होंने सरकारों पर डाल रखे हैं अलग अलग जगहों पर। तो वहां मतलब इतना बड़े चीजें कर सकते हैं, लेकिन जहां पे डायरेक्ट नुकसान हो रहा है इतना बड़ा, वहां एकदम चुप है एनजीटी। दोबारा मैं आपको बात कहूंगा, एनजीटी तो फिर भी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बार डायरेक्शंस दी हैं। हाँ। और अभी भी मैं जो बात हम कर रहे हैं, जैसे माननीय अनिल जी भी बता रहे थे, हम बात अवैध खनन की यहां पे कर रहे हैं। अवैध खनन को रोकने में तो कोर्ट वहां सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको वहीं के पुलिस से और वहीं के प्रशासन से रुकवाना पड़ेगा, वहीं के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब दिक्कत यही है कि मिली भगत इतनी गहरी हो चुकी है, माफिया इतनी गहराई तक जा चुका है कि जो वहां पर आप देखेंगे, आप रात में अगर निकले सरिस्का के पास से, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सरिस्का से आपको बड़े बड़े डंपर दिखाई देंगे जो वहां पे पहाड़ को काट रहे हैं। आपको बड़े बड़े डंपर दिखाई देंगे, नदियों से आ रहे हैं। पिछली बार भी एक्शन लिया था, 12-13 ट्रॉलियां पकड़ी सरकार ने, जिसे बोलते ना कि नाम के लिए काम करा, 12-13 ट्रॉलियां पकड़ी, बोला बड़ा शिकंजा कस दिया है, ये हुआ है वो हुआ, उसके 2 महीने बाद फिर एक कांस्टेबल की हत्या हो गई। तो ये जो मिली भगत है, ये जब तक इस पे कुठाराघात नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी, आपको डेजिग्नेटेड स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाहर अगर हुआ, वो डेजिग्नेटेड स्पेसेस जो बनते हैं उसमें हम सबको बैठना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी होगी, सब डिमार्केट होगा कि यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मैं उसमें ये डिबेट नहीं कर रहा कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इलीगल हो रहा है, जो इस तरह से बिल्कुल एक क्रिमिनल उसमें हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गांव इन्वॉल्व रहता है, उसमें अधिकारी स्तर तक पैसा जाता है, पुलिस की मिली भगत होती है। ऐसा नहीं है कि बिना मिली भगत। और क्यों होती है? क्योंकि राजनीतिक मिली भगत होती है। ये सिर्फ राजस्थान का इशू नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, हमने उत्तराखंड में देखा है कि सीएम लेवल तक पहुंच होती है इन लोगों की, इन्हीं लोगों पर माला भी पहनाई जाती है, और यही लोग आके बीच में ड्राइवरों को पकड़ के हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। लेकिन जब तक बिगर प्लेयर्स को इसमें नहीं हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, जब तक उनकी सजा नहीं होगी, ये सब नहीं रुक सकता। नहीं तो फिर कैलाश मीणा साहब, जिस तरह मनु सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये अपर लेवल तक ये सारी चीजें रहती हैं, और फिर 10-12 ट्रॉले पकड़ लेने से, डंपर जब्त कर लेने से क्या होगा? जब हजारों की तादाद में डंपर दौड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जब डंपर दौड़ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं अवैध खनन